आर्ट एक बहुत अलग चीज़ है। बचपन में जब भी मैं किसी भी बच्चे को अपने पापा के साथ खुश देखता था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर आगे चलकर मैंने जॉन एलिया के कुछ शेर पढ़े कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, हो रहा हूँ मैं जिस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। है वो जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। मुझे गूज़ बम्स आ गए। 4 लाइनें सुन के किसी को गूज़ बम्स कैसे आ सकते हैं? मुझे कभी कभी लगता है मैं आज मर गया कल मर गया। लेकिन जाने से पहले मैं दुनिया को वही देना चाहता हूँ जो मुझे जॉन एलिया से मिला, जो मुझे पसुआ से मिला, जो मुझे काफ्का से मिला, जो मुझे फ्रेडरिक नीत्शे से मिला, कामुस से मिला, सात्रे से मिला। जो मुझे बुकॉस्की ने दिया है, वही मैं दुनिया को देकर जाना चाहता हूँ। पता है, ये दौर शोर का है, चीखने का है, चिल्लाने का है। ये दौर इमिटेशन का है, कॉपी करने का है। मैं डीएचएच में देखता हूँ, सारे आर्टिस्ट सब कर लेते हैं। सच बताऊँ, अगर 90% आर्टिस्ट रैंडमली कम हो जाए तो भी वही गाने बनते रहेंगे, वैसे ही बनते रहेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, वो मुझसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि अब तो गाने डाल दो। और मैं उसे कह रहा था कि लगभग 50,000 गाने रोज़ डलते हैं। अगर ये गाने डालने के बारे में होता तो मैं अभी तक डाल चुका होता। हर प्रोड्यूसर मुझसे यही कहता है कि जो चाहिए वो मिल थोड़ी जाएगा, आप डालना तो शुरू करो। बनाना मैंने बंद नहीं किया, डालना क्यों शुरू करूँ? क्यों मैं अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लूँ जो मुझे वो काम करने से रोक देते हैं जो करने के लिए मैं एलर्जी बना था। आज दूसरा दिन है, कल मैंने 4 वीडियोज़ रिकॉर्ड करे। आज भी मैं कंटेंट नहीं, मतलब कंटेंट बना रहा हूँ। आज भी मैं बैठकर वो नहीं कर रहा जो मैं करता हूँ। कौन आर्टिस्ट आर्ट प्रमोट करने के लिए आर्टिस्ट बनता है? या तो कोई लेबल मुझे ढूंढेगी, या तो कोई सपोर्ट करेगा मेरी आर्ट को, या एक दिन जब वक्त आएगा तो दुनिया ढूंढ लेगी। ये इस बारे में कब से हो गया कि अब मुझे ये सोचना पड़े कि अरे मुझे घर भी तो चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा घर नहीं चलाना है, आर्ट कर रहे होते क्या घर चलाना होता तो? शायरी कर रहे होते क्या? गाने तो डालो, क्यों डालूं गाने?
डल जाएंगे एक दिन, डलना होंगे तो। ये गाने डालने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आखिर क्यों मैं, जब दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ, तो मैं एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ लिख रहा होता हूँ। मैं शायरी इसलिए थोड़ी करता हूँ कि लोग मेरे फ़ैन हो जाएं। मैं चाहता हूँ लोग मेरी शायरी के फ़ैन हो जाएं, पर इसलिए कौन शायरी करता है? आज मैं यूट्यूब पे गाने सुन रहा था तो एकदम से कोई रैंडम सा वीडियो आया, मुझे उसका आर्टवर्क वगैरह अच्छा लगा तो मैंने सेलेक्ट किया। उस पर करीब 41 व्यूज़ ही थे। मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ कुछ नए लोगों को सुनना। मुझे बहुत अच्छा काम लगा उसका। मैंने उसे मैसेज भी डाला, मैंने बोला यू आर यूनिक। वो 1 साल से म्यूज़िक डाल रहा है, उसका म्यूज़िक कोई नहीं सुन रहा। किसी पे 40 व्यूज़, किसी पे 50 व्यूज़, किसी पे 100 व्यूज़, 35 फॉलोअर्स हैं उसके, पर वो 1 साल से म्यूज़िक डाल रहा है। मैं ऐसे आर्टिस्टों से आज बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे आर्टिस्टों से जो मेरी तरह किसी कमरे में बैठकर लिख रहे होंगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश में लगे होंगे जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। लगे रहो ब्रो, निकल जान दो ये दौर इमिटेशन का, नकलीपन का, फेकनेस का। मैं देखता हूँ इन रैपर्स को, मैं बहुत लोगों से मिला, अलग अलग जाके मैंने बहुत ढूंढा। एक वीडियो बनाने में इनका महीना निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी इनके पास है नहीं, ये सब अरेंज करके बनाते हैं। और ऑब्वियसली मैं टॉप पे जो बैठे हैं या अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिर्फ उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो किसी और से प्रभावित होकर म्यूज़िक बना रहे हैं, जो किसी और से इम्प्रेस हुए पड़े हैं, ये किसी और की दुनिया जी रहे हैं। ये अपनी दुनिया नहीं बना रहे। ये कितने भी पॉपुलर हों, ये कितने भी चल रहे हों, एक दौर आएगा जब कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को। आने वाली जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड होने वाली है दोस्तों कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हमारी पुरानी जनरेशन्स ने ये जो घटिया हरकतें की है ना, इस सब का असर हमारे कल्चर पर, हमारी फैमिलीज़ पर, हमारे रिलेशंस पर दिखेगा। तब दुनिया समझेगी ऑब्जर्वेटिज्म। मैं नहीं रहूँगा बताने के लिए। हर चीज़ जो हमें सिखाई गई है बहनचोद झूठ है। हर चीज़ जो हमें आज तक बताई गई है वो किसी और की आइडियोलॉजीज़ हैं, दूसरों के खोखले आदर्श, हर चीज़। अच्छी बात क्या है, हर कोई उतनी गहराई तक सोच नहीं पाता, तो वो कभी इन चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए ना तो वक्त निकालता है, और सोसाइटी वैसे भी उसके ऊपर इतने काम डाल देती है कि उसे ये सब सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। पर जब उसके पुराने बिलीव्स टूटते हैं, जब वो लाइफ में एक ऐसे फेज़ में आता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि भैंचोद ये सब करने का कोई तुक नहीं था क्या, जब जज्बातों का भोसड़ा हो जाता है ना भैंचोद, तब दुनिया को एक और किस्म का म्यूज़िक चाहिए होता है, एक और किस्म की शायरी चाहिए होती है।
मेटामॉर्फोसिस जब मैंने पढ़ी तो वो किसी भी तरीके से मेरे बारे में नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था कि जो मेरे ऊपर लिखी गई ये किताब है। कैसे कैसे जब मैं काफका को कामुस की बातें करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कैसे जब मेरे सपने में फ्रेडरिक नीत्शे आता है और वो बोलता है बहुत सही बेटा, यही करना है अपन को, तो अच्छा लगता है। कब तक ये लोग इन गानों को सुनेंगे? क्या लगता है? क्यों अमर सर और मैं 2011 के आसपास की बात होगी, उस समय ना पहली बार ऐसा हुआ था कि इंस्टीट्यूट का कलेक्शन बहुत कम हुआ था, पैसे कम आए थे। अब हम एक ऐसा फेज़ देख रहे थे उस समय जिसमें हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एकदम से सर कहते कि बेदिली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। शायद हम लोगों के दिन यूं ही गुजर जाएंगे, पर जो आर्ट बना रहा है ना, उसका दिन आएगा। हर आर्ट बनाने वाले का नहीं। मगर मुझे क्या लगता है कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना, वो टाइम की सुपरफिशियल लेयर से उठकर संवाद करते हैं। जैसे मुझे लगता है मैं जिस लीनियज से आया हूँ, ये संवाद आर्थर शाफनहायर ने शुरू किया था निहिलिज्म में। उससे बातचीत करी फ्रेडरिक नीत्शे ने, वहाँ से प्रैग्मेटिज्म बना। फिर उसी बातचीत को बहुत समय बाद फ्रांस में 2 लोगों ने किया, जीन पॉल सार्त्रे और अल्बर्ट कामुस ने। एग्जिस्टेंशलिज्म, एब्सर्डिज्म। लेकिन आई रियलाइज्ड उसके बाद ये संवाद होना बंद हो गया। लोग सिर्फ यही बातें करने रह गए कि एग्जिस्टेंशलिज्म सही है या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है, एब्सर्डिज्म सही है नहीं है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। लेकिन वो संवाद कहाँ है? इन बातों पर आगे किसी ने बात कंटिन्यू क्यों नहीं की? कान फट रही थी क्या? तुम्हें क्या लगा था कि हो गई ये बातचीत पूरी? नहीं, बची है, हमें करना ही है। हमें वो बातचीत कंटिन्यू करनी है।
हमें गिल्ट में नहीं आना। हमें दुनिया से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया से रिलेट नहीं करते वो एक दिन हमसे रिलेट करेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि आज हमें कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा। हमें क्यों समझेगा कोई? क्या हमने वो बनाया जो दुनिया समझती है? तो हमें कोई क्यों समझेगा? हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम कुछ अलग क्रिएट कर रहे हैं तो दुनिया में फ़क देगी? मैंने उस लड़के को मैसेज डाल दिया क्योंकि उसे दुनिया फ़क नहीं दे रही थी। हो सकता है वो मुझे फ़क ना दे, जैसे मुझे नहीं दिया लोगों ने फ़क। लोग समझ ही नहीं पाए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे मेरे गानों पे वो फीडबैक कभी मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए था। किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं की, ज़रूरत ही नहीं की। बहनचोद, इसमें लिखा क्या है आपने? ये कौन सी बातें हैं? क्योंकि कौन सोच रहेगा? किससे फुर्सत है? सब अपने अपने गमों में उलझे हुए हैं और इससे स्केप ढूंढते हैं। हमने इस स्केप में अपनी ज़िंदगी ढूंढी है। हम ज़िंदगी में स्केप नहीं ढूंढ रहे। एक इंसान या तो बाहर की दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है या अपने अंदर की दुनिया में। अगर हम अपने अंदर की दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ आज से हर वो आर्टिस्ट जो अपने अंदर बैठा है वो अपने अंदर एक दुनिया बनाए। ये दुनियाएं लोग ढूंढेंगे। डोंट जस्ट बी एन आर्टिस्ट, डोंट जस्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ यूनिवर्स। कहाँ से आ रहे हो आप? कौन हो? क्यों नहीं समझे गए? क्या ऐसा है जो आपको कहने की ज़रूरत है? क्या ऐसा है जो मुझे सुनने की ज़रूरत है? मैं जो आजकल के गाने सुनता हूँ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है ये। क्या है ये सब तुम्हारी लाइफ में? मुझे ये गानों से दिख, जैसे आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज देयर टेस्ट एंड ऑल। आई एम सेइंग तुम्हारे तो ये दुख भी नहीं है, तुम्हारी तो ये खुशी भी नहीं है, तुम्हारी तो ये लाइफ भी नहीं है। जिस चीज़ को क्रिएट करने के लिए तुम्हें हर चीज़ रेंट करनी पड़ रही है, किसी से मांग के यूज़ करनी पड़ रही है, वो तुम्हारी आर्ट कैसे हो सकती है? तुम कहाँ क्रिएट कर रहे हो? तुम क्या बना रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? अगर ये इस बारे में नहीं है तो ठीक है, यू आर एन एंटरटेनर, यू आर अ परफॉर्मर, गो अहेड। मैं वैसे भी उन लोगों से बातचीत नहीं कर रहा। मैं बातचीत कर रहा हूँ उन लोगों से जो समझते हैं शायद आर्ट क्या है, जो समझते हैं पोइट्री क्या है, जो समझते हैं कि मेलोडीज़ क्या हैं, कंपोजिशंस क्या हैं, जो समझते हैं कलर्स क्या है, जो समझते हैं मीडियम क्या है और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। मीडियम इज़ द मैसेज ब्रो। तो नो मैटर आप क्या मीडियम यूज़ कर रहे हो, आपका मैसेज चेंज नहीं होगा। आप हर चीज़ नहीं कह सकते, पर आज कूल लगने के लिए हर व्यक्ति हर बात कर रहा है। अगर हर व्यक्ति दादा है, पहलवान है, तो मैं किससे डरूं और किससे नहीं डरूं? और फिर तुम एक दूसरे से डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? मतलब क्या है ये? हर व्यक्ति वही बात बोल रहा है। तो अगर 10 लोग नहीं भी बोलेंगे तो मैंने क्या खोया? पर अगर जॉन एलिया ने ये शेर नहीं लिखा होता तो हम क्या डिस्कस करते उस रात? मैं चाहता हूँ आप लोग दुनिया से कट जाएं पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मेरा मानना है हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे यार, दोस्तों, साथियों का होता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसका होता है। जब तक एक आर्टिस्ट
इन प्रभावों से मुक्त होने की कोशिश नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुक्त हो सकते हैं। सोच के देख रहा हूँ तो ये एक सुपरफिशियल बात लग रही है कि पूरी तरीके से कट जाओ, वो तो मैं भी नहीं कट पाया। पर हाँ, दैट वॉज द आइडिया, तभी मैं इतना भी कट पाया। हमें इस दुनिया से इंगेज नहीं करना है, डिटैच होना है। जिस मोमेंट पर हम ये करने जा रहे हैं, चाहे वो 30 में कर रहे हैं, 35 में कर रहे हैं, 40 में कर रहे हैं, एक तो ये लाइफ में इनिशियली करने की ज़रूरत नहीं है, ना होगा। ये मैं 17-18 साल के लड़कों से बात नहीं कर रहा, तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रो। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो म्यूज़िक इसलिए क्रिएट नहीं कर रहे क्योंकि उनका पैशन है, इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो बिना म्यूज़िक क्रिएट करे रह ही नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ उन आर्टिस्ट से जो ऑब्सेस्ड हैं। खैर, अगर आप हो ऑब्सेस्ड तो वैसे भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं किसकी सुनता जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पर मैं ये सुना इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये आपका मोटिवेशन है। ये दुनिया का सबसे निहिलिस्टिक वीडियो हो सकता है जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो है। जैसे मैंने अपनी फ़िलॉसफी को किसी भी तरीके से एक आइडियोलॉजी में तब्दील नहीं होने दिया। मैंने ज्ञान शोधने की कोशिश नहीं की ब्रो, ना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम में से हर इंसान अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है। और ये दुनिया भैनचोद ऐसी है ब्रो कि इसको जितना अच्छा ट्रीट करोगे ना, वो जिम्मेदारियाँ उतनी बढ़ती जाएंगी। और ये ऐसा नहीं है बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो दुनिया में एंगेज होना चाहते हैं। पर मैं बात ही उन लोगों से कर रहा हूँ जो एंगेज नहीं होना चाहते। द पनिशमेंट फॉर गुड वर्क इज़ मोर वर्क, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। जितना अच्छा मैंने काम किया मुझे उतना काम आया, जितना काम मैंने किया उतना खालीपन बढ़ता चला गया, क्योंकि वो मीनिंगलेस पर्पसलेस काम था। मैं काम में अच्छा था, मेरे से एक्सपेक्टेशन सबकी आई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ज़िंदगी भर ये गधाम माली करता और फिर एक दिन मर जाता। एक एक दिन जो मैंने एलिफ्जी की तरह जिया ना, ये मेरे बारे में था। मैंने वो बातें की जो मैं करना चाहता था। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, मेरी माँ जुट गई जीवन की। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, बैंचोद पता चला ये वीडियोस भी डाल पा रहा हूँ या नहीं। पर क्योंकि ये जर्नी मैंने जी ली ना, मैं ये वीडियोस मन से बना पा रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने आपको शायद पिछली सीरीज़ में बताया भी था कि मैंने अभी तक हज़ारों बार वीडियोस बनाने की कोशिश की, डाले नहीं, बिकॉज मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो मैंने नहीं जी। अगर मैंने अपने पिछले 5 साल इस तरीके से नहीं जिए होते, अगर मैंने पूरी दुनिया से कट कर ये चीज़ें नहीं क्रिएट की होती, अगर मुझे ये मज़ा नहीं आया होता जो मुझे आ रहा है, तो शायद मैं ये बातें नहीं करता। पर मैं कह रहा हूँ हम में से हर व्यक्ति अपने समाज से, अपने लोगों से प्रभावित होता है। हमें उस प्रभाव से कटना है। दैट इज़ द बेसिक आइडिया टू बी अ ट्रू आर्टिस्ट। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, आपको एक लेवल पर, इनिशियली नहीं, मेरे कहने पर नहीं, फालतू में नहीं, जब तक, मैं बात ही उन लोगों से कर रहा हूँ जिन्हें इस बात की गिल्ट होती है कि यार ये मैं कैसा हो गया। जैसे मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए या स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, आई डोंट नो, पर मुझे इतना पता है कि ये चीज़ें होती ही नहीं अगर वो लोग भी ऐसे नहीं होते। मेरी बातें कितने कितने रेयर लोगों के लिए मैं बता नहीं सकता। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया से इसलिए कट जाएगा क्योंकि दुनिया उसके प्रति अच्छी थी? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रिलेशंस तब ख़राब कर देगा जब उसे उस रिलेशन से सब कुछ मिल रहा हो जो उसे चाहिए? मेरे पास बहुत अच्छी हेल्थ थी, मैंने 29 साल तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया।
लेकिन नाउ आई डोंट गिव अ शिट। तो ऐसा क्या हुआ कि ज़िंदगी मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इन इंडिया से इस मोड़ पर ले आई। क्या है जिस वजह से आप दुनिया से तंग आ गए? हर चीज़ जो दुनिया आपको ऑफर कर सकती है वो तो बाहर है। तो मैं बात कर रहा हूँ हर उस आर्टिस्ट से जो कमरे के अंदर बैठा है। इस वीडियो को बनाते वक्त मैं दुनिया में कुछ भी करने के लिए फ्री था, और मैं ये कर रहा हूँ। मैं मान ही नहीं सकता आप ये वीडियो भी देख रहे हो, वो भी पूरा, और आप इस दुनिया से खुश भी हो। मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह करने के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी, स्क्रिप्ट्स, हुक्स, बॉडी, ये सब पढ़ा। मैंने कुछ ऐसा कंटेंट भी शूट किया। आई लर्न हाउ टू मेक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को समझ रहा था, मुझे उससे उतनी ज़्यादा चिढ़ होती जा रही थी। तुम मेरी आर्ट को अपने कैप्शंस तक लिमिटेड कर दोगे, यही हूँ मैं लिखूँगा ही नहीं ऐसा। मैं ये वीडियोस ऐसे बनाऊँगा, कोई देखे ना देखे, क्योंकि मैंने तो ऐसा ऐसा कंटेंट देखा लोगों का जो शायद मेरे को लगता है उन्होंने ये सोच के बनाया था कि अरे कोई देख ना ले। मुझे लगता है हम जैसे लोगों का कंटेंट ना मजबूरी डलवाती है। हमारा सबसे अच्छा कंटेंट अंदर पड़ा हुआ है। मेरे दुनिया के सबसे अच्छे गाने, मेरे बेस्ट गाने कभी साले भाईचोद बन ही नहीं पाएंगे। पर मुझे जो चाहिए था वो मुझे वो गाने बनाकर मिल गया, या वो गाने बाहर निकाल कर उसे प्रमोट कर कर मिलेगा। अगर आप अपने गानों को बनाने के बाद कुछ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। खैर, मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो ये वीडियो देख सकता है, या अगर 28 मिनट हो गए तो वो इस मोमेंट तक आकर रुका होगा। वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मैंने LFZ की दुनिया को बनाया ही ऐसा है, और इसीलिए शायद मैं चूतिया हूँ जब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दुनिया को ये पसंद आएगा। कुत्ते को लैट्रिन पसंद है तो मैं क्या करूँ? घी हजम नहीं होता तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इसलिए घी बनाना छोड़ दूँ क्योंकि कुत्ते को हजम नहीं होगा? मुझे कौन सा हल्का कंटेंट आज तक रोक पाया? मुझे क्यों शायरी में इतना मज़ा आता है और मुझे आजकल शायरी सुनने का मन नहीं होता? मुझे क्यों हिप हॉप के हज़ारों गाने हज़ारों बार सुनने के बाद भी याद नहीं हुए? मुझे क्यों कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं जितना फिर कुछ नहीं लगता? मैं क्यों किसी का फ़ैन नहीं हुआ?
मैं पिछले 20 सालों में क्यों किसी का फ़ैन नहीं हुआ? मुझे क्यों 4-5 लोग छोड़कर कोई नहीं जमा? मुझे वो ट्रुथ क्यों मिसिंग लगता है? मुझे क्यों वो 2012 में भी तुम वही बातें बता रहे हो जो 2025 में बता रहे हो? कुछ नहीं बदला क्या? तुम्हारे अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ क्या? मैं साला कल कुछ सोचता हूँ, आज कुछ सोचता हूँ और कल कुछ सोचता हूँ। तुम सालों से वही सोच रहे हो। तुम सालों से उतने ही खुश हो। तुम सालों से उतने ही दुखी हो। तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आता। तुम्हें अपना काम बुरा नहीं लगता। तुम कोई भी काम डाल देते हो। तुमने जैसे 200 गाने बनाए, 500 गाने बनाए और तुम्हारे 10 गाने ही लोगों से कनेक्ट कर पाए, तो क्यों बनाए वो 500 गाने? क्या सोच कर डाले? मैं नहीं डाल सकता। मैं नहीं डालता। तुम्हें भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ये सारा काम वैसे भी बाहर आ जाएगा। अगर तुम ये काम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, जैसे मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे? मैं नहीं करूँगा सरवाइव, डोंट वरी। मैं सरवाइव करने नहीं आया था, मैं थ्राइव करने आया था और क्रिएट करने आया था। मैंने थ्राइव किया, मैंने फील किया, मैं डिटैच हुआ, मैंने क्रिएट किया, मैं चला गया। क्या दिक्कत है? मैंने नहीं किया बच्चा। मैं नहीं बन सकता एक अच्छा बाप, मुझे मिला ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी बाप होने के बारे में नहीं बना सकता। मैं बच्चों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता। मैं कुत्तों से कनेक्ट कर लेता हूँ। इंदौर के कुत्तों से कभी पूछना सबसे अच्छा इंसान कौन है। बात इतनी सी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर हम सब कुछ नहीं कर सकते। अगर हम हर चीज़ पर एनर्जी लगाएंगे तो हम कभी वो क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। मैं 16 साल की उम्र से शायरी करना चाहता था, पर मेरे ऊपर प्रेशर था सोसाइटी का। मुझे प्रूव करना था अपने आप को, वरना साले ये लोग जीने नहीं देते मुझे। मैं बहुत सक्सेस हुआ, मैं खूब भागा सक्सेस के पीछे, पर जितना सक्सेसफुल हुआ ना उतना ही मीनिंगलेस लग रहा था। बीइंग ऑन द टॉप इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं आर्ट बनाने इसलिए आया क्योंकि मैं महसूस करता था, मैं फील करता था। मैंने जब दुनिया का खोखलापन ऑब्जर्व किया, मैंने जब देखा कि किसी बात का कोई सेंस नहीं निकल रहा बहनचोद, ये लोग पूछते ही नहीं है क्यों। हर किसी का बाप बेस्ट बाप है, हर बाप बच्चे से दुखी है। बहनचोद क्या है दुनिया में। हमें इस बात को बहुत अच्छे से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि बोर्डम और ऑब्सेशन के बाद ही हमारे अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना बेकार लगता है अंदर बैठना। इन टर्म्स ऑफ मज़ा आ जाता है, बट मज़ा आ जाता है बोलने का मतलब है जब मेरे गाना बन जाता है, जब मैं वो शायरी कर लेता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। बट इट्स अ टेरिबल एक्सपीरियंस टू सिट देयर फॉर आवर्स। भोसड़ा हो जाता है दिमाग का।
आँच उठ जाती है। कभी 10 बजे उठता हूँ, कभी 11 बजे उठता हूँ सुबह। शरीर टूट जाता है, आँच उठ जाती है, अच्छा नहीं लगता। पर फिर क्या अच्छा लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता। 10-11 बजे सोता हूँ, कभी 5 बजे उठता हूँ, कभी 6 बजे। पिछले एक हफ्ते से मेरी वाइफ नहीं है घर पर। मेरे जीवन की माँ चुदी पड़ी है। कोई टाइम नहीं है मेरी लाइफ में, कोई मोरल कंपास नहीं है मेरी लाइफ में, कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑल आई डू इज़ क्रिएट, और आई थिंक अबाउट क्रिएटिंग। क्या क्रिएट करता हूँ किसी को पता ही नहीं है, और इस वजह से सब चूतिया समझते हैं। सबको ऐसी ऐसी उम्मीदें थी कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं क्या बताऊँ ये बातें, मैं कैसे किसी को बताऊँ? सुनना कौन चाहता है ये बातें? अल्बर्ट कामस द मिथ ऑफ सिसिफस में कहता है कि वन मस्ट इमेजिन द सिसिफस हैप्पी। ये लाइन सुनते साथ ही मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी की पूरी एब्सर्डिज्म की फ़िलॉसफी के साथ गद्दारी है। मुझे दुनिया में से चूतिया कोई स्टेटमेंट ही नहीं लगा। मुझे अल्बर्ट कामुस से अच्छा फ़िलोसोफर कोई नहीं लगा। मतलब नीत्शे था, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या चूतिया पे है। अल्टीमेट क्वेश्चन भी सुसाइड है। सुसाइड का जवाब भी नहीं है। नो भी नहीं बोल रहा, हाँ भी नहीं बोल रहा, हालांकि मना ही कर रहा है करने से। क्यों भाई? अगर जीवन का कोई अंतिम सत्य नहीं है, अगर आपको लगता है जीवन का कोई अंतिम मूल्य नहीं है, अगर हमारी और एक कुत्ते की लाइफ में कोई अंतर नहीं है, अगर ऐसा नहीं लगता, तो यू डोंट नीड टू अग्री विद मी। मैं इसे किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ हर उस व्यक्ति की साइकोलॉजी जो अल्टीमेटली सुसाइड कर लेता है। एक तरफ तुम ये भी पूछते रहोगे यार उसने सुसाइड क्यों कर लिया, दूसरी तरफ तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। देयर आर phases in people's life where they realize कि अब मेरी लाइफ का कोई सेंस नहीं है, मुझे और सफरिंग एंड्योर नहीं करनी, या मैं और सफरिंग एंड्योर नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ इट। तुम उसे क्या बता रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है। किसने बोला तुम्हें कि हर इंसान को ज्ञान चाहिए? हर इंसान समझा जाना चाहता है, ये तो मैं कह देता हूँ। पर तुमसे ये किसने बोला कि जब वो तुमसे मांग नहीं रहा, जब वो तुम्हें मान नहीं रहा, तो वो तुम्हारे ज्ञान को वेलकम करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि तुम बड़े हो। और ये कंडीशनिंग भी सोसाइटी नहीं कर दी कि बड़े तो बड़े होते हैं। पहले पैदा हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। लिटरली क्या कहना चाहिए मुझे, लाइक वो एज में बड़ा है, ये लिटरली ट्रुथ है। पर इसका मतलब यही तो है कि वो पहले पैदा हो गया था। क्या आप ये कहना चाहते हो जो बचपन में चूतिया था वो 40-50 साल का होते साथ ही बड़ा हो गया, अब उसमें अकल आ गई? वो 40-50 साल का चूतिया ही तो है। कोई 60 साल का चूतिया है, कोई 70 साल का चूतिया है। ये कौन सी बात हुई? जिसमें अकल नहीं है उसमें अकल नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है। कुछ होते हैं चूतिए, कुछ नहीं समझ पाते हैं। मेरे ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग, सबके ख़ानदान में होंगे।
कंडीशनिंग है तो हम बोल नहीं पाएंगे, या हम खुद चूती होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। पर दिस इज़ अ फैक्ट कि दुनिया चूतियों से भरी है। हर व्यक्ति एक लेवल पर चूतिया है। अब आप किस व्यक्ति से किस लेवल पर मिल रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपको इस दुनिया में जाने में मन नहीं लगता, तो इस गिल्ट में क्यों रहना। असली में तो लिबरेशन मिलेगा नहीं, वरना ऑब्जर्वेटिज्म इज़ द फिलोसफी ऑफ लिबरेशन। आज मैं आपको वो सारे लिबरेशन दे रहा हूँ। सोच के देखो मेरी बात। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग ब्रो। तुम किसी को आंसरेबल नहीं हो। किसी को आंसरेबल नहीं हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। नो मैटर तुम्हें सोसाइटी क्या सिखा रही है। तुमने किसी से नहीं बोला था मुझे पैदा करो। तुमने किसी से नहीं कहा था कि मुझे इस धरती पर लाओ। तुम्हें लाया गया। तुम्हारे लिए वो लोग जितना कर सके उन्होंने किया। इवन इफ़ दे ट्राइड देयर बेस्ट। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगा तो तुम्हें नहीं लगा। ये तुम्हारा सत्य है। तुम्हें दुनिया को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 6th 7th की बात होगी। स्कूल में कुछ खास नहीं हो रहा था। हम सब स्कूल जाते थे, बोर हो जाते थे बेंच। तो क्लास के कुछ बच्चों ने डिसाइड किया हम बंक मारेंगे। मेरा एक दोस्त मुझे कन्विंस करने के लिए आया, बोला चल यार बंक मारेंगे, सब मारते हैं साथ में। मैंने पकड़े गए तो बोले पकड़े गए तो मार पड़ेगी और क्या। मैंने और फिर अगर पेरेंट्स को बुलाया तो वो बोलता मेरे पापा इनकी माँ छोड़ देंगे। अच्छा, मेरे पापा तो मेरी माँ छोड़ देते ब्रो। मुझे मार से दिक्कत थोड़ी है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि मारने के बाद क्या मुझे छुपाने नहीं आओगे। क्या मुझसे अगले दिन बात ही नहीं करोगे। और वो अगला दिन फिर अगला हफ्ता हो जाएगा। फिर जब हाथ पड़ेगा तब बात करोगे, वो भी मारने के लिए। फिर चुप हो जाओगे। फिर अगले एक हफ्ते तक नाराज़ रहोगे। फिर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, नंबर नहीं आया तो फिर मार दोगे। फिर कट जाओगे बहनचोद। और अब तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए बुढ़ापे में कुछ करूँगा। नहीं करूँगा। एक बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसे प्यार मिलना। मिला होता तब भी मेरा मानना है तुम ये वीडियो नहीं देखते। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे अपने आप को दुनिया से काट कर मिलता है। जब ये गाने कोई नहीं सुनता तो मैं बनाता क्यों हूँ। जब ये पेंटिंग कोई नहीं पसंद करता तो मैं क्यों बनाता हूँ। जब ये नज़में कोई नहीं सुन रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो क्या है मेरे अंदर जो मैं फिर भी लिखे बिना नहीं रह पा रहा। इस दौरान मैं किसी के बोलने के हिसाब से म्यूज़िक बनाऊँ। इस दौरान मैं किसी की ये बात मानूँ कि ब्रो कमर्शियल गाने बना। मैं इसलिए आया हूँ। मैं ये करता हूँ तुम्हें लगता है अंदर बैठ के। मैं दुनिया में जाता हूँ कभी कभी एंड आई फील लाइक कब इससे फ्री होऊंगा, कब घर चलूँगा, कब लिखने बैठूँगा। क्या टाइम पास चल रहा है यार। ये किन चीज़ों में लगे हैं लोग, क्या अचीव कर रहे हैं जो। हम अलग हैं ब्रो। हम में कुछ यूनिक है।
हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं कि हम अपना पूरा काम इस तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और हम जो संवाद है, अगर आप समझो, अगर हम वो क्रिएट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज है, तो इसकी ज़रूरत आज है, कल है नहीं पता, क्योंकि फिर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम वायरलिटी सीख कर रहे हैं, हम एल्गोरिदम को समझ रहे हैं। ये एक अलग जर्नी है, ये एक अलग लाइफ है। मयंक गुप्ता ऐसे ही था, वो ऐसे ही सोचता था, ऐसे ही सोचते हुए बहुत बढ़िया। मैं भी यही सोचते हुए आया था कि मैं तो 6 महीने में म्यूज़िक बना के निकल लूँगा, बता दूँगा इन्हें क्या चीज़ हूँ। पर जब मैं यहाँ आया, मेरी लाइफ में कुछ हादसे हुए, कुछ चीज़ें हुई। मैंने शोपेनहायर पढ़ा, कामुस पढ़ा, नीत्शे पढ़ा, सिगमंड फ्राइड पढ़ा, कार्ल जंग पढ़ा, शैडो वर्क किया, इंडिविजुएशन किया, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की इस दौरान। अगर एक ट्रू आर्टिस्ट हो तो शैडो वर्क ज़रूर करना। तुम्हारा आर्ट और अच्छा आर्ट होने से सिर्फ तुम्हारे शैडो वर्क करने जितना दूर है। आगे हुआ तो इस पर भी बात करूँगा डिटेल में। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, तुम वैसे भी दुनिया में रह नहीं पा रहे। क्रिएट समथिंग जिसको कुछ लोग भी अगर समझ लें तो तुम्हारा काम आ जाए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रास्ते तुम निकाल लोगे या निकल आएंगे। तुम्हें बस इस थॉट को कंसिडर करना है कि क्या मुझे सही में वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो मैं आज कर रहा हूँ। क्या ये नौकरी सही में वर्थ इट है। वो अलग दुख होते हैं हल्के लोगों के कि अरे किराया कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे। दैट्स अ चैलेंज। बट इसलिए मैं 17-18 साल के लड़कों से या उन लड़कों से बात नहीं कर रहा जिन्होंने पैसा पहले कमाया नहीं है। जैसे ये ये बेसिकली इनलाइटन होने के बाद मैं कह रहा हूँ, तो ये मैं गरीबों से तो वैसे भी नहीं कह रहा हूँ। और गरीबों से मेरा मतलब समझना, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मैंने कल ही बात की थी, मैं प्रेमचंद को देखता था। प्रेमचंद की ज़रूरतें इतनी कम थी कि उनकी गरीबी के बावजूद भी ही वॉज नॉट रियली गरीब। तो ये जो गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ ना, आर्टिस्टिक टर्म्स में इसका मतलब और बहुत अलग होता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 साल से एक चप्पल में रह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं चप्पल में रह रहा हूँ। मेरे पास 40 जोड़ी जूते पड़े हैं। मैं वही सोच रहा था कि लाकर दिखा दूँ क्या, मतलब कौन जाएगा। मेरे पास 50 से ज़्यादा घड़ियाँ होंगी, मेरे पास 40 सूट होंगे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, मेरा पर्सोना थी। मुझे फ़र्क पड़ता था चीज़ों से। मैं आदमी से मिलता था तो सबसे पहले उसके जूते देखता था, उसके कपड़े देखता था, उसका रहन सहन देखता था। मैं नहाता नहीं हूँ अब तो। सारी एनर्जी एक जगह लग रही है मेरी 5 साल से। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर अगले 5 सालों तक तुमने अपनी एनर्जी किसी एक चीज़ को दे दी, अपने आप को दुनिया से काट लिया, तो तुम्हारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तुम्हें म्यूज़िक दुनिया को पसंद करवाने के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शायरी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीयर्स,
तुम्हारी ऑडियंस उसकी तारीफ़ करे, कर दे, अच्छी बात है, इसलिए नहीं बनानी है। तुम्हें शायरी इसलिए करनी है क्योंकि तुम शायरी किए बिना नहीं रह सकते थे। तुम्हें गाने इसलिए बनाने हैं क्योंकि वो गाने बनाने थे तुम्हें। तुम्हें गाने नहीं बनाने थे। अगर तुम्हें बैठकर सोचना पड़ रहा है कि अब मैं कौन से गाने बनाऊँ, अगर तुम्हारे पास रेफरेंस है बहनचोद, तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अगर तुम बीट को एकदम ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ अप्रोच नहीं कर रहे, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम क्या करने जा रहे हो, दैट्स नॉट ट्रू सेल्फ, दैट्स नॉट योर आर्ट। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम वो बना रहे हो जो तुम चाहते हो दुनिया पसंद करे, हमने गेम शुरू में ही हार दिया। हम कुछ भी नया तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। जैसे समझना, इसीलिए बहुत अच्छा पढ़ना, सोचना, सुनना, ये सब करना होता है, ताकि आपके पास हमेशा वैसे भी वो स्किल्स, वो इंस्पिरेशंस रहें अपने अंदर। इसका मतलब ये नहीं आप उसे डेलिबरेटली डालोगे। मैं वो एक बहुत चूतिया सी बात चल रही है पिछले 4-5 सालों से इंटरनेट पे देखता हूँ, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इंटेंट नहीं है तब भी स्टील कर रहे हो, इंटेंट के साथ कर रहे हो तो वो स्टील कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा इंटेंट है स्टील करना, ऑब्वियस सी बात है मैंने रागा को सुना है, ऑब्वियस सी बात है मैंने तलहंजुम को सुना है, ऑब्वियस सी बात है मैंने एमी वे बंटाई को सुना है, ऑब्वियस सी बात है मैंने बेला को सुना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मैंने भी ग्रैब की होंगी। मेरे शुरू के गाने बिल्कुल अलग साउंड करते थे, अब मेरे गाने थोड़े से अलग हैं, मतलब काफ़ी अलग हैं, पर यू नो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन हुआ है। कितना आसान होता मैं अगर बेला के 4 गाने याद कर लेता, सीधे मौत के 2 गाने याद कर लेता। कितना आसान होता मेरे लिए स्केटिंग करना, गुनगुनाना। पर क्या तुम्हें लगता है अगर मैंने स्क्रैच से ये अटेम्प्ट नहीं किए होते तो मेरी साउंड उतनी ओरिजिनल हो पाती जितनी ओरिजिनल वो है? मैं आज बता रहा हूँ, आने वाली जनरेशन सबसे ज़्यादा तरसेगी इस बात के लिए कि वो एलएफजी से कभी मिल नहीं पाई। मैं हर किसी के लिए नहीं लिखता, पर मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति मुझे ढूंढेगा ना, उसकी कान फट जाएगी। वो बोलेगा बहन चोद ये क्या है, कब होगा, कैसे होगा नहीं पता, पर लोग तरसेंगे मेरे लिए। पर ये इस बारे में है ही नहीं। जैसे कई बार मुझे ये रियलाइज़ होता है, कई बार मैं सोचता हूँ ये चीज़ कि यार ये सब चीज़ें छोड़ दूँ, मैं अपनी लाइफ सुधार लूँ, हो सकता है बदल भी जाऊँ कल को, वक्त मिले तो, बहुत वक्त हो तो। पर क्या ये इन सब चीज़ों के बारे में है? बदल कर क्या करूँगा? जिस दुनिया पे थूकता हूँ उसी को चाटूँगा। नहीं चाटूँगा। मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, जिससे मुझे वो आत्म स्वीकृति मिलती है, जिससे मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं खामोश की तरह खुश कल्पना नहीं करता, ना कर सकता हूँ। मेरा मानना है सिसिफस को वो पत्थर इधर से उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, भले ही श्राप में लाओ। जैसे वो मेटाफोरिकली श्राप है ना, हमारे ऊपर कोई है थोड़ी। जैसे या तो फिर एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म हार जाता है क्योंकि फिर एब्सोल्यूट फ्री विल है ही नहीं, और ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता। मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारा जो फ्री विल है वो हमारे लिमिटेशंस में रहता है। हमारे पास चॉइसेस होती हैं, पर वो चॉइसेस एन नहीं होती, वो लिमिटेड होती हैं। और सामने वाले को लग रहा है हमारे पास वो चॉइस थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो चॉइस है। जैसे तुम्हें तो लग रहा है कि ये सिगरेट जो है, जैसे मैंने कुछ चूती से वीडियो देखे, वो बोलते हैं सिगरेट को ऐसे रखो लेकिन जलाओ मत। मैं ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ, करते रहे लोडू कंट्रोल, ये कौन सी बात हुई? साले सिगरेट के आसपास घूम रहा है, तेरे जीवन सिगरेट के बारे में है, भले ही नहीं पी रहा। मैं सिगरेट नहीं पीऊँ, अच्छा अब क्या कर लिया तूने? तू अल्टीमेटली 10 साल बाद मर गया। मेरे दादाजी
जिन्हें मैं बाबा जी बोलता हूँ। ही वॉज अ चेन स्मोकर। उस समय के गवर्नमेंट ऑफिसर थे और चेन स्मोकर थे। उनको 40 साल की उम्र में दौरा पड़ गया, पहला स्ट्रोक आया उन्हें। डॉक्टर ने उनको समझाया, आपकी 6 बेटियां हैं, 6, क्या इनकी शादियां नहीं करनी? बाबा जी की उनमें पटके हाथ में आ गई, उन्होंने छोड़ दिया। बीस साल बाद वो रिटायर हो गए, 90 साल तक जिए। लास्ट के 10 सालों से बुरा कुछ नहीं देखा मैंने उनके लिए। क्या पर्सनालिटी थी, क्या परसोना था, क्या कमांड था वह। मैंने अपने आप से पूछा, मैं क्या मुझे वो एंड के 30-40 साल चाहिए? मेरे बाप के हिसाब से उसने मुझे सब देने की कोशिश की, तो दे दिया क्या? अब आपके हिसाब से आपने देने की कोशिश करी तो मैं भी मान लूँ? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और फिर भी मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अपने बेटे को भी धरती पे ले आऊँ, अपने गोल्स अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे पालूँ पोसूँ, इस बात का फ्रस्ट्रेशन भी मेरे अंदर भरा हो तो निकलेगा भी उसी के ऊपर। जैसे मेरी हरकतें हैं, जैसी मेरी आदतें हैं, अगर मैं उसके ऊपर ध्यान ना दूँ तो भी तकलीफ़ है। आदमी बोलेगा तो फिर पैदा क्यों किया जब पालना नहीं था? तो अब ये लोग खुद ही बोलेंगे ले आओ कर लो, कुछ नहीं होता। पर क्या कुछ नहीं होता? मुझसे पूछो। कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में तुम भी मर जाओगे। किस्मत ने साथ दिया, सो कॉल्ड किस्मत ने साथ दिया तो थोड़ा लेट मरोगे, वरना थोड़ा सा पहले निकल जाओगे। क्या छोड़कर जाओगे, किसके लिए? अगर ज़िंदगी से परेशान हो तो सुसाइड भी कर सकते हो, पर सुसाइड करने से पहले मेरी तरह एक बार मेटाफोरिकल सुसाइड करो। क्या मतलब? मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। सही है, गलत है, खूब फिलोसफी करी, खूब सोचा, खूब समझा। देन आई रियलाइज्ड कि 2016 में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें अल्बर्ट कामुस, नीत्शे, जॉन एलिया, बसवा, वो हर व्यक्ति था जिसने मुझे मेरी लाइफ के अलग अलग फेजेस में कभी भी छुआ हो। और मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैं ये सब नहीं कर रहा होता तो वो करता। आई रियलाइज्ड सुसाइड तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट वापसी नहीं है। इसीलिए शायद कामुस ने रिकमेंड नहीं की। अगर आज मेरे साथ बैठकर बेचारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता तो शायद मैं उसे कन्विंस कर लेता, मैं उसको उसकी फ़िलॉसफी का पैराडॉक्स दिखा पाता कि एक तरफ जब वो खुद ही बोल रहा है कि लाइफ एब्सर्ड है, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जो डॉट्स हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स इस बारे में नहीं है, एब्सर्ड है वो हमारे मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस से, उसे नहीं पता। फिर वो बोलता है पर विद्रोह करो। मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैंने विद्रोह करूँगा, मैं भी विद्रोह करना चाहता हूँ। पर वो विद्रोह क्या निकला? खुश कल्पना। इससे चूतिया विद्रोह नहीं देखा मैंने। खुश कल्पना करके जीऊँ, चूतिया हूँ, अज्यूम कर लूँ कि खुश हूँ, मान के चल लूँ, क्यों? क्योंकि जीना तो है। क्या थॉट है ये कौन सी फ़िलॉसफी है?
ज़िंदगी तो फिर भी जी जाएगी ना, हार थोड़ी मान लीजिए। तुम्हें किसने बोला बहनचोद कि जो सुसाइड कर रहा है वो हार गया? तुम नरेटिव लिख रहे हो उस व्यक्ति का, तो तुम्हारी नज़रों में वो हार गया, वरना उसने यूज़ होने से मना कर दिया ना। उसने और कॉम्प्रोमाइज़ेस करने से मना कर दिया। जिस दिन तुम इस भ्रम से बाहर निकलोगे ना, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जो भी मीनिंग्स तुम लगा कर बैठे हो, चाहे वो तुम्हारे रिलेशन्स हों, चाहे वो दुनिया की चीज़ें हों, इन सब बातों का कोई सेंस नहीं है। तुम्हें अगर दुनिया, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें ये लग रहा है वो तुम्हारे लिए तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, मतलब गुड, रहो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं किसी को भी कोई बात तब रियलाइज़ नहीं करा सकता जब उस चीज़ का वक्त नहीं आया। मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑब्जर्विटिज़म का जो एंट्री गेट है वो निहिलिज्म से होकर आता है। अब अगर तुम निहिलिज्म नहीं समझते तो तुम ऑब्जर्विटिज़म भी नहीं समझ सकते, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी नहीं समझ सकते, तुम एब्सर्डिज्म भी नहीं समझते। तुम कुछ नहीं समझ सकते अगर तुमने निहिलिज्म नहीं समझा तो। और निहिलिज्म में तुम्हें समझा नहीं सकता, तुम एक कॉन्सेप्ट की तरह उसे समझ लोगे तो तुम्हें तो लग रहा है कि तुमने समझ लिया। कुछ चीज़ें जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता। तो निहिलिज्म को एक कंसेप्ट की तरह पढ़ना कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ऑल एक्शंस, ऑल इमोशंस, ऑल सफरिंग, गुड और बैड, आर सेंसलेस, ऐसे नहीं होता। दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग, दे बिलीव इन नथिंग, देर इज़ नो गुड एंड ईविल फॉर निहिलिस्ट, वो पेसिमिस्ट नहीं है। ये डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ निहिलिज्म? कैसा लगता है जब सब खत्म हो जाता है? इसका जवाब दे सकते हो क्या तुम? और अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है शायद एक ट्रू आर्टिस्ट बनने का। क्योंकि बिलीव मी, एक टाइम तक इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स, लेकिन एक टाइम के बाद इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि रूल्स में मास्टरी इसलिए हासिल की जा सकती है, इसलिए की जाती है ताकि एक दिन वो रूल्स तोड़े जा सकें। और तुम इस बात को नहीं समझ रहे। समझ रहे हो तो बेस्ट है, मतलब मैं अज्यूम नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से रूल्स, क्या रूल्स? तुम्हें उसे ग्रेसफुली तोड़ना ही तो नहीं आ रहा क्योंकि तुमने मास्टरी हासिल नहीं की। मुझे शायरी के रूल्स बहुत फैसिनेट करते हैं। सारा मज़ा उन रूल्स के अंदर ही लिखने का होता है। वो बहर में नहीं है तो वो शेर ही नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पे बहस नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए रूल्स का मतलब बहर नहीं है। पर हमने आज तक कभी ये नहीं सोचा क्या कि वो बहरें और भी हो सकती है? हमने म्यूज़िक थ्योरी पर कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया? ऐसी बातें मैं करता हूँ तो बाकी आर्टिस्ट मुझे चूतिया बोलते हैं, बोले तुम फाउंडेशन को क्वेश्चन कर लोगे क्या? मैंने क्यों नहीं किया जा सकता? मैं एक सही आर्टिस्ट हूँ, मैं दुनिया में हर चीज़ को क्वेश्चन करूँगा। अगर मैं दुनिया में एंगेज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता, और इसलिए मैं इस दुनिया से एंगेज नहीं करूँगा। तो आप जो भी हो, अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो तो वक्त आ गया है दुनिया से कट जाने का। कट जाओ ब्रो, कुछ ऐसा देकर जाओ इस दुनिया को जिसको इसकी ज़रूरत तो है पर इसे पता नहीं है। तुम्हारा वक्त शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, हो सकता है तुम मर जाओ किसी को पता ही ना चले, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी आर्ट किसी को क्या दे देगी। बिलीव मी।